नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं हरियाणा का बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का दौर जारी है। आज 1,71,473 मतदाता आदमपुर का भविष्य ईवीएम के जरिए लिखेंगे। वोटिंग के लिए कुल 180 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 36 बूथ संवेदनशील हैं और 39 बूथ अति संवेदनशील हैं। आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा में कुल 57 गांव हैं और सुबह से ही लोग मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कुल 22 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। कुलदीप बिश्नोई के बतौर विधायक इस्तीफा देने के बाद आदमपुर की ये हॉट सीट खाली हुई थी, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं इस बार कुलदीप बिश्नोई की जगह उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में हैं, जिसको लेकर गठबंधन सरकार ने चुनाव प्रचार में पूरी जोर आजमाइश की। वहीं चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को आने वाले सभी रास्तों को पुलिस द्वारा सील किया गया है। चेकिंग के बाद ही वाहनों की आदमपुर में एंट्री हो रही है। अर्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस के जवान हर नाके पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान से लगते बॉर्डर पर भी अतिरिक्त जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। क्योंकि हमारा स्टेट अभी डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन और उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, जैसे रोड्स वगैरह की और यही सब। तो आप सुबह सुबह वोट डालने पहुंची है, पहले से ही एक्साइट थी कि वोट डाल के आना है? यस सर, ये मेरा फर्स्ट वोट है और मैं इसके लिए एक्साइटेड थी काफ़ी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा स्टेट जो है और भी ज़्यादा डेवलप्ड बने पहले से। सर अभी फ़िलहाल तो रोड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ कि रोड्स अच्छी बने हमारे आदमपुर की। और इस बीच कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर अपने परिवार के साथ वोट डाल दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की अनाज मंडी में बूथ नंबर 54 पर पहुंचकर वोट डाला है और बेटे भव्य बिश्नोई की जीत का यहां पर दावा कुलदीप बिश्नोई ने किया है। आगे बढ़ते हैं पराली के मुद्दे पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को करारा जवाब दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के मुकाबले हरियाणा में पराली जलाने के बहुत कम मामले आए हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले 20% की बढ़ोतरी के साथ 21,500 मामले पंजाब में सामने आए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीएम भगवंत मान हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार किसानों के हित में काम करती आई है और काम करती रहेगी। भगवंत मान अपने एजेंडे के लिए केंद्र की मोदी सरकार और दूसरे राज्यों को गाली देना बंद कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को पराली के निपटान के लिए 50%, जबकि गौशाला और अन्य उद्योगों को 500 रुपए टन सब्सिडी दे रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 24 उद्योगों ने पराली खरीदने पर सहमति जताई है, जिसके बाद हरियाणा सरकार हर जिले में कमांड एरिया भी खोल रही है। हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सैटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सैटेलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिला के 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं। और इसमें उनको तकलीफ होगी। मैंने परसों 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है। वास्तव में तो मेरी उस स्टेटमेंट के कारण से उनको परेशानी हुई है, मैं उसमें क्या करूं। और हम तो किसानों को भी पराली न जलाने के लिए कितना प्रोत्साहन देते हैं। 1,000 रुपया प्रति एकड़ हम किसान को देते हैं। किसानों से जो लेकर के जाता, पराली खरीद के ले जाता है, उनको पर बेल, चाहे वो आईसीएल का हमारा एथेनॉल प्लांट है वो लेके जाए, चाहे गौशाला लेके जाए, 500 रुपया टन उनको हम देते हैं। फिर किसान को बेल बनाने के लिए या उस सारी पराली को खेतों के अंदर ही यानी बहाई करने के लिए और उसके अंदर मिलाने के लिए हम जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने उपकरण हैं, एप्लियंसेस हैं, उन सब के ऊपर भी हम 50% किसान को सब्सिडी देते हैं। और अगर कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से वो सारा आता है, उसमें तो हम 80% भी यानी कुल मिलाकर के उनको सब्सिडी देते हैं। यानी तरह तरह के उपकरण हैं, क्या बेलर है, कटर है, रैकर है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, यानी इतने सारे इम्प्लीमेंट्स हमने खरीद के दिए हुए हैं। आज की रेट में यानी पिछले वर्ष तक 72,000 उपकरण ये हमने किसानों को उपलब्ध कराए हुए हैं। और इस साल का हमारा भी टारगेट 7,500 का और है। यानी कुल मिलाकर के लगभग 80,000 ये उपकरण जो हैं इस वर्ष के अंत तक हो जाएंगे। हम इतना काम करते हैं तब जाकर के पराली जलाने से लोग रुकते हैं।
और अभी हमारे आगे की योजनाएं तो और हैं कि सब पराली जितनी भी है वो किसान बेचे, जलाए नहीं, और उसकी बिक्री की व्यवस्था। हमारे 24 उद्योग ऐसे हैं जो सहमति दे चुके हैं कि हम पराली खरीदेंगे। हम एक एक जिले में उसका कमांड एरिया बना रहे हैं कि उस कमांड एरिया के माध्यम से उनकी पराली का उपयोग, चाहे एनर्जी बनाने के लिए, चाहे ब्रिकेट्स बनाने के लिए, चाहे ब्रिकेट्स का जो उपयोग हम करेंगे थर्मल पावर प्लांट में करेंगे, तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। ये वेस्ट टू एनर्जी का हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत हम पराली जलाने नहीं देंगे। इसलिए मेरा हमारे भगवंत मान जी को ये एक प्रकार की आग्रह है, मेरा उनको एक एडवाइस है कि वो इस प्रकार की राजनीतिक बातें ना करें, किसान के हित में करें। और किसान के हित में करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रदेश के अपने एजेंडे में होता है। और प्रदेश के एजेंडे को पूरा करने के लिए हमेशा ही केंद्र सरकार को कभी गालियां देना, कभी हरियाणा के विरुद्ध बोलना, ये उचित नहीं है। ऐसी राजनीति बिल्कुल ना करें, वरना जनता जो है इन सारी चीज़ों को सुनती है, देखती है, और उनके बारे में जनता की जो धारणा बनेगी वो कोई अच्छी नहीं बनेगी। और वहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ आज अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें 10 राज्यों के शिक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। मीटिंग में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए साल 2030 का लक्ष्य रखा है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने आदमपुर उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की बड़े मार्जिन से जीत का दावा किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020, उसके ऊपर चर्चा के लिए आज 10 स्टेट के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने यहाँ बुलाया है और उसके ऊपर चर्चा है। हम सब लगे हैं। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री ने 2030 तक का एक टारगेट रखा है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2025 तक इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हम उसमें लगे हुए हैं, उसी के बारे में चर्चा है। हमने क्या क्या काम किए, सभी स्टेटों ने कितना कितना काम कर लिया और क्या क्या काम हमने मुकाया है। नहीं, देखिए, चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़त की ओर है और कल जो रैली की है माननीय मुख्यमंत्री जी की, बहुत ही सफल रैली थी। बहुत संख्या में लोग वहाँ पर उसको उसमें सुनने के लिए आए थे और मज़ेदार बात ये थी कि 4 घंटे तक रैली चली। 4 घंटे के बाद एक व्यक्ति भी वहाँ से उठ के नहीं गया, सबके सब लगातार बैठे थे। जिस प्रकार का उत्साह है उसको मैं देखते कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे। सर, आपकी प्रेडिक्शन क्या, कितनी बड़ी जीत? नहीं, मेरा दावा है कि देखिए 20,000 से ऊपर की जीत होगी निश्चित तौर से। लक्ष्य तो सर 1 लाख से ऊपर का चला था। नहीं, 1 लाख तो नहीं, देखिए 20,000 से ऊपर की लीड निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सिरसा पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने चुनाव को लेकर इनेलो पर तंज कसा है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में अगर इनेलो उम्मीदवार के 7,000 वोट भी आ गए तो वो चुनाव में इनेलो की जीत मान लेंगे। वहीं सिरसा के कई हल्के के गांवों का दौरा कर पंचायत चुनाव में जेजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करने के बाद दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इनेलो इस हल्के में कुछ वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार चुनाव में उनके नेताओं ने रानिया हल्के का रुख कर लिया है, तो ऐसे में जेजेपी उम्मीदवार की यहां पर जीत निश्चित है। मुझे इस बात की खुशी है और इस बात की अनुभूति हो रही है कि इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा बदलाव जननायक जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल जो पीछे विधानसभा का चुनाव बड़ी कश्मकश करके कुछ ही वोटों से जीत पाई थी, अब उन्होंने रानिया का रुख कर लिया। और जो यहाँ के लोग हैं इस ब्लैंक स्पेस में अगर सबसे सूटेबल पार्टी और सबसे जो है वो कहते हैं घर की पार्टी अगर कोई मान रहे हैं और किसी को अपना आशीर्वाद, किसी कैंडिडेट्स को यहाँ से जिता करके भेज रहे हैं, वो जेजेपी है। और जेजेपी बड़ी मजबूती से यहाँ ना केवल बल्कि पूरे जिले के अंदर अच्छे लोगों को जिता करके निकालेगी। चेयरमैन भी जननायक जनता पार्टी का जिला सिरसा के अंदर बनेगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल की जीत मान लूँगा, स्वीकार लूँगा और इनेलो के लोगों को बहुत बधाई दूंगा अगर वो 7,000 वोट भी आदमपुर में ले आए। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, आज इतने बुरे हालात हैं कि सिर्फ यहाँ पर भी, क्योंकि पहले चौटाला साहब का यह लोग आदर करते हैं, आज भी करते हैं, और उन्हें ही बार बार आकर के कहना पड़ा और उसी के नाम पर यहाँ पर भी वोट मिले, नहीं तो बाई इलेक्शन भी वो यहाँ से लूज कर। कोई भी चुनाव जो होता है और बाई इलेक्शन विशेष तौर पर बड़ा एग्रेसिव होता है, हर पक्ष उसमें अपना भरपूर प्रयास लगाता है। चर्चा ये थी कि टक्कर थी, मगर पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत माहौल बदल गया। डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर साहब की जो रैलियां हुई और उसमें जो जन समर्थन वहां देखने को मिला, उससे एक बात स्पष्ट हो गई
कि भव्य बिश्नोई चुनाव जीत करके जा रहे हैं। अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। मैं मानता हूं कि 20,000 से लीड ऊपर हो। और वहीं हरियाणा के 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल रात ही नतीजे भी आ चुके हैं। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भिवानी और झज्जर की ये तस्वीर है, जहां जीत के बाद सरपंच उम्मीदवार और उनके समर्थकों की ओर से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। भिवानी की बात करें तो सरपंच प्रत्याशियों के जीतने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समर्थकों ने अपने विजेता प्रत्याशी को कंधे पर बिठाकर खूब जश्न मनाया, गुलाल उड़ाया और जमकर आतिशबाजी। मैं गाम राम ने बनाई हूँ, मैं उनकी इज्जत करना चाहती हूँ और कीमती वोटों से मैं जिताई हूँ। तो गांव को आगे और मैं गांव को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो गांव के अगर विकास की बात की जाए तो सब काम करवाऊंगी मैं, जो बोलेंगे गांव के वो मैं सब काम करवा के अपने बाबा को कीमती वोटों से जिताई। 36,000 का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है, बहुत सभी गाँव वासियों को 36,000 का धन्यवाद है। 36 बिरादरी का और 36 बिरादरी का। रिवाड़ी खेड़ा बूथ नंबर 60 का प्रेजाइडिंग ऑफिसर हूँ। यहाँ 60, 61, 62 3 बूथ थे, जिनमें से कुल वैध मत 2,170 पड़े। उसमें प्रिया रानी को 1,151 मत मिले, जबकि आशा राठी को 503 मत मिले, जिसमें प्रिया रानी को विजय घोषित किया गया। बेशक हरियाणा के 9 जिलों में पंच और सरपंच के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जींद में अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। यहां कुछ गांवों में ग्रामीणों ने कोई वोट नहीं डाला। जींद जिले के चाबरी गांव और भिड़ताना गांव में ना तो कोई मतदान केंद्र बना, ना कोई पोलिंग पार्टी आई और ना ही यहां के मतदाताओं ने वोट डाला। बता दें कि इस बार इन दोनों गांवों के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। दरअसल दोनों गांव के लोग नेशनल हाईवे 352A पर सीधा रास्ता न दिए जाने के विरोध में लंबे वक्त से प्रदर्शन करते आ रहे हैं और इस बार ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का पहले से ही ऐलान कर दिया था। और इसमें चुनाव दुख की बात क्या है, हमारा तो खुशी है। दुख होगा तो सरकार को होगा, हमारे को दुख थोड़ा है। हमारे को तो दुख इसका रास्ता दे दो, हमारे को तो वोटिंग भी हो जाएगी, सारी चीज हो जाएंगी। वो तो सरकार की बात है। अगर सरकार हमारी मानती है कभी इलेक्शन करा लो, हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। ये 352 पर तो रास्ता की मांग कर रहे हैं और 25 से 30 गांव यहाँ धरने पर बैठते हैं। मामला यूँ है भाई, हम नाराज होने मिल रहा है इस पर 352 ग्रीन फील्ड पे 152 पर चढ़ने खातर इन्होंने रास्ता नहीं दे रखा और हमारे यहाँ कम से कम भी 84 किले जलेबी चौक में गए हुए हैं। आज इसलिए हमने ये इसका बहिष्कार कराया है, चुनाव का बहिष्कार कराया है चाबरी ने और भिड़ताना ने। आने वाले समय भी अगर हमने रास्ता नहीं मिला तो फिर भी बहिष्कार कराएंगे। इसका मेन कारण है कि आज 52वां दिन है धरने पर बैठे हुए। अभी तक प्रशासन ने हमारे को किसी की भी सुध नहीं ली। ये इतने दिनों से धरना लगाए हुए हैं, छोटी सी मांग के ऊपर इतना ही इन्होंने टाइम लगा दिया है। इस करके क्या नाम है, दोनों गाँव ने आपसी भाईचारा दिखाते हुए बड़े अच्छे ढंग से क्या नाम चुनाव का बहिष्कार किया था। चाबरी भिड़ताना दोनों गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। उसका रिजल्ट आज सबके सामने आ गया है कि एक भी आदमी ने अब फार्म नहीं भरा था। इसलिए दोनों गांव में कोई भी क्या नाम है पोलिंग बूथ है न कोई एजेंट। अब दोबारा हम क्या नाम है बुड़का भरने पर मजबूर ना हो जाए, सरकार को पहले सोच लेना चाहिए किस तरह। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ के गांव खातोदड़ा से लापता सरपंच उम्मीदवार हरपाल उर्फ बबली का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों ने शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले में परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत हरपाल उर्फ बबली को पहले लापता किया गया, फिर उसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। परिवार का आरोप है कि साजिश के तहत ही ये सब कुछ किया गया है। वहीं रेलवे पुलिस के मुताबिक सरपंच उम्मीदवार हरपाल उर्फ बबली ने खुदकुशी की है। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस का कहना है कि पूरे केस में निष्पक्ष जांच की जाएगी। हमें ये जो पुलिस में जो तथ्य जो है 3 दिन क्या हुआ क्या हुआ चीज़ हुई है, हमें उसकी ये बात हुई इस तरह से हुआ है। यहाँ गया था यहाँ गया था, प्लस जो उसमें हमने जो कपड़े जो चेंज हो रखे हैं, लाइक वो वाइट शर्ट पहन के गए थे और वहाँ पर जो शर्ट थी वो चेंज थी। प्लस जो चीज़ें कुछ मिली नहीं है, लाइक ना ही उनके मोबाइल फ़ोन मिला है
वो सब चीज़ें जो है वो हमें उनकी पुष्टि करनी है कि वो सब चीज़ें कहाँ गई, कैसे हुआ है और वहाँ तक वो पहुँचे कैसे, क्योंकि वो चीज़ पहुँचने के लिए पैदल जाने के लिए तो है नहीं, क्योंकि रास्ता भी बहुत दूर है, इतनी दूर जाके कोई सुसाइड क्यों करेगा। अभी शिकायत दी है, उस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो अभी जैसा भी हालात होंगे सभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। अभी हम परिवार वालों ने हमें लिखित में शिकायत दी है, तो हम उस पर मुकदमा दर्ज करके अभी वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी।